तो आज हम हिंदी के लेक्चर में पढ़ेंगे 10th वाला लेसन ठेस। उसके लेखक है फनीश रेणु। उनका जन्म 1921 और मृत्यु 1977 में हुई थी। तो वो जो थे उन्होंने इस पाठ से एक ग्रामीण मतलब बिहार का एक ग्रामीण जीवन व्यक्त किया है। और वो ग्रामीण जीवन कैसे होता है और उस ग्रामीण जीवन में कारागिर मतलब जो अपने हस्तकला से या फिर अपने अंदर की जो कला होता है उससे जो चीज़ बनाता है, जैसे कि कुंभार मटका बनाता है, सुतार वाला जो होता है वो लकड़ी की टेबल्स या फिर कुर्सी टेबल्स ऐसे बनाते हैं। हस्तकला में कभी कभी मतलब कई बार बहुत वेस्ट चीज़ों से या फिर प्राचीन परंपरा फॉलो करने के बाद एक ऐसी चीज़ बनाए जाते थे या फिर हमारी जो शिल्पकला थी वो सबको कारागिर बोलते थे। तो वैसे वो कारागिर के बारे में उन्होंने इस पाठ से बताया कि कारागिर का जीवन कैसा होता है। मतलब हर एक चीज जो होती है वो एक समय के लिए बहुत ट्रेंड में होती है, उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो ट्रेंड में होते वक्त उसका कितना सम्मान किया जाता है, उसका आदर किया जाता है, और उसके बाद जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है उस कारागिर को। यह सब बातें उन्होंने मतलब ठेस या इस पाठ से दर्शाने की कोशिश की है। फिर इनका जो मतलब ये जो थे वो हिंदी कथाकार का एक रूप बदलने वाले कवि मतलब लेखक थे। वो हिंदी का एक रुख ही बदल देते थे जब वो लेखन करते थे। आजादी के बाद इन्होंने प्रेमचंद्र की संज्ञा दी गई थी इनको। फिर उनकी जो प्रमुख कृति है वो मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, एक आदमी रात्रि की महक, ऐसे बहुत से उन्होंने पुस्तक भी लिखे। तो ठेस का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात से सामने वाले को बुरा लगता है, उसके मन में चोट पहुंचती है, तो उसको ठेस बोलते हैं। तो अगर किसी को ठेस पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको बात मतलब फिर से मनाना। एक बार ठेस लग गई तो वो इंसान आप पर फिर से उतना ट्रस्ट नहीं कर पाता, फिर आपसे उतने प्यार से बात नहीं कर सकता। तो इस पूरे पाठ में उन्होंने एक कारागिर की बात बोली है जिसका नाम है सिरचंद राय, जो कि मतलब बहुत अनोखी चीजें बनाता था। और वो चीजें बनाना गांव में उसके अलावा किसी को आती नहीं थी, जैसे कि बांस की तीलों का पर्दा, फिर वो टरफल या फिर जो चुन्नी रखने के लिए वो इस घास से जालीदार पर्दे बनाया करता था। फिर टीपाई बनाता था, टीपाई मतलब टेबल। फिर एक बाइंड ऑफ पीस भी बनाता था। और फिर रंगीन शीतल पाटी, चटाई बैठने के लिए, वो भी वो पटेला और घास से बनाया करता था। तो उसकी जो चीजें थी, फिर और क्या बनाता था वो, हाँ, हलवाई जो होते उनके लिए खास तरह के पत्तों से वो एक टोपी बनाता था और छतरी बनाता था। मतलब उसके अंदर जो एक कला थी वो अनोखी कला थी और उसके अलावा गांव में किसी को नहीं आती थी। और फिर जब मतलब वो एक ट्रेन में था तो उसको कैसे आदर सत्कार करते थे, और जब वो ट्रेन चला गया तो अब उसको कैसे ट्रीट करते, वो सब इस पाठ में बताया गया है। तो खेती बाड़ी के समय ना गांव के लोग सिंचन की गिनती नहीं करते थे, मतलब लोग उसको बेकार समझते थे। और बेकार मतलब बिना मजदूरी जबरदस्ती लिया गया काम, मतलब उसको मजदूरी देने की कोई जरूरत नहीं और जबरदस्ती काम करने चला आता था। लोग सोचते थे कि अगर मतलब खेती बाड़ी का काम मतलब बारिश होने से पहले भी खेती का काम शुरू हो जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा घास आती है फिर जो अनचाहे पौधे होते हैं उनको निकालना पड़ता है। तो इसलिए खेत हिलाने के समय जो गांव के लोग थे उसको काउंट ही नहीं करते थे। वो सोचते थे उसको बुलाकर क्या होगा, मतलब जो बाकी के मजदूर थे वो पहुंचेंगे खेत में, खेत का 1/3 काम करेंगे, 1/3 मतलब 1/3 काम करेंगे। उसके बाद सिंचन आएगा, मतलब से हाथ में खुरपी डोलता हुआ। खुरपी मतलब वो नॉर्मली हमने देखा होगा जो घर बांधते उनके पास ऐसा पतला सा होता है, ऐसा होता है और पतला सा होता है, उसको थ्रोबेल भी बोलते हैं। तो वो लेके आएगा हाथ में डोलता हुआ पगडंडी मतलब पतला सा रास्ता, उस पे तोल कर मतलब धीरे धीरे एक पैर संभाल कर अपना तोल संभाल कर आएगा, फिर वो काम करेगा। तो उसको बुलाने का क्या फायदा? अगर तुमको फुकट में मजदूरी देनी है तो उसको बुला, वरना नहीं बुला। पर एक समय मतलब अब भी लोग सिंचन को मुफ्त खोर बोलते थे, मतलब फुकट में खाने का पीने का, चटर बोलते थे, मतलब अच्छा खाने के लिए चाहिए, और कामचोर बोलते थे। ऐसे अभी उसके गांव में एक पहचान बन गई थी। पर एक समय ऐसा था कि सिरचन के मडिया के बाहर, मडिया मतलब झोपड़ी, सिरचन की मडिया के बाहर बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। बाबू लोग मतलब उस गांव के जो अमीर लोग होते थे उनकी सवारियां बंधी रहती थी। उसको सब लोग पूछते थे,
उसकी खुशामद करते थे। खुशामद करना मतलब उसको आदर देना, सत्कार देना, क्योंकि उस टाइम में जो उसकी कला थी या फिर जो कारीगरी करता था उसके अलावा गांव में किसी और को आती नहीं थी। उसको बड़े शान से बोलते, अरे भाई तेरे हाथ में जो कारीगरी है या फिर जो तू काम करता है वो तुझे छोड़ो इस इलाके में किसी को नहीं आता। इसलिए उसके घर के झोपड़े के बाहर हमेशा लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। फिर लेखक बोलते कि एक बार क्या हुआ था, उनके भैया ने शहर से चिट्ठी भेजी थी कि उनको एक जोड़ी पर्दा चाहिए। चीक मतलब पर्दा चाहिए, जो घास या फिर वो बाम्बू की छोटी बाम्बू होता है ना अपना, उसको पतला सा काटते था और उस तिलियों से वो पर्दा बनाता था। तो उसको वो पर्दा चाहिए था, तो लेखक ने एक बार उसे बना के लिया था। तो जब भी उसकी माँ, लेखक की माँ मतलब बुलाती थी उनको घर पे काम करने के लिए सिचन को, तो हमेशा लेखक अपनी माँ से पूछते थे कि आज कौन सा भोग चढ़ाओगे या फिर कौन सा भोग चढ़ने वाला है। तो लेखक की माँ हंसकर जवाब देती थी, जा रे, वो मेरे काम में मतलब पूजा या फिर भोग का नहीं सोचता। तो फिर वो जाने देते थे। तो एक बार क्या हुआ था, पड़ोसी गांव में पंचानन चौधरी के पास वो काम करने के लिए गए था सिचन। तो वो थे बड़े लोग, तो उनके साथ वो जब काम कर रहा था तो उसने बोला कि उसने उस लड़के को बेपानी कर दिया। बेपानी कर देना मतलब जो पंचानन चौधरी का जो लड़के थे उसने लेखक के सामने बेपानी कर दिया। बेपानी कर देना मतलब बेइज्जत कर दिया था। उसने बोला था कि तुम्हारी भाभी तो नाखून से काटकर तरकारी परसती है। नाखून से काटकर मतलब थोड़ा सा, तरकारी मतलब एक सब्जी का टाइप है, सब्जी का नाम ही है वो तरकारी परसती है। और इमली का रस डालकर तो कड़ी हमारी मामूली घरों की हमारे जैसे घर वालों की बीवी बनाती है। तुम्हारे भाभी ने ये सब कहाँ से सीखा? मतलब बहुत मतलब जब हम बड़े घर में जाते तो उनका खाना भी वैसा ही होता है, और जो हमारे नॉर्मल खाना भी खराब ही मतलब थोड़ा सा कम लेवल का होता है। तो नॉर्मल लोग जो खाना खाते तो उसमें कड़े में इमली का रस डालते हैं, ऐसे बड़े लोग नहीं डालते। तो तुम्हारे भाभी ने कहाँ से सीखा? तो उसको गुस्सा आ गया था। मतलब वो जो था सिरचंद, वो काम में जितना कारागिर था वैसे वो बात करने में भी कारागिर था। इसलिए लेखक अपनी माँ से पूछते थे कि सिरचंद आने से पहले उसको क्या आज भूख चढ़ने वाला है। तो क्या जब सिरचंद को बुलाना होता है तो ऐसा पूछ लेता करते थे। तो सिरचंद को देखते उनकी जो माँ थी वो हुलसकर गई थी कि आओ सिरचंद आओ। हुलसकर मतलब हर्षित और आनंदित होकर कहती थी कि आओ सिरचंद आओ। तो आज नैनू मत रही थी तुम्हारी याद आ गई। तो बोलते कि घी की खकरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी जो ननद है वो रूठी है। किसके लिए? तो मोती की शीतल पाटी के लिए। मोती की शीतल पाटी मतलब मोती घास का प्रकार है, नागर होता घास, उससे मतलब वो चटाई बनाता था बैठने के लिए। तो उस चटाई के लिए वो रूठी बैठी है। तो सिरचंद अपनी पानियां नहीं मतलब वो सब पदार्थ के नाम सुनने के बाद जब उसके मुंह में पानी आता था वो कंट्रोल करने के बाद बोलता था, घी की सोंधी सुनकर ही आ रहा हूँ, ताकि नहीं तो इस शादी ब्याह के टाइम में आराम करने के लिए भी समय नहीं मिलता है, दम मारने के लिए भी छुट्टी कहाँ मिलती है। मतलब उसको आराम करने के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं मिलता है शादी ब्याह के समय। तो सिरचंद जो था वो जाति का कारागिर था, मतलब उसके अंदर वो कला अपने आप ही थी, मतलब उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। जब बचपन से ही उसके अंदर वो कला थी। लेखक बोलते हैं कि उन्होंने घंटों उसके बाजू में बैठकर देखा था उसके काम करने का तरीका, कि वो कैसे तन्मयता से लगन से उसका काम करता था। एक एक मोती और पटल को हाथ में लेकर उसको बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था। कुच्ची मतलब रॉ मटेरियल, मतलब उस मोती और पटल को साथ में वो मिलाता था और एक रॉ कुच्ची बनाता था, रॉ मटेरियल। फिर उसको रंगना, उसको सुलझाना, सुतली सुलझाना, मतलब उसमें जो आपस में वो फल जाते थे या फिर ट्विन सॉल्विंग बोलते, वो सुलझाने में पूरा एक दिन समाप्त हो जाता था। तो उसको काम करते समय और उसके काम करते समय की तन्मयता में किसी ने बाधा डाली तो समझ जाओ गया कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था उसके काम के बीच और कोई आया तो। मतलब वो ऐसे बोलता था कि मैं मुंहफट जरूर हूँ, मुंहजोर हूँ, लेकिन कामचोर नहीं। मुंहजोर मतलब मुंहफट, जो मुंह पे बोल देता है। तो बिना मजदूरी के पेट भर भात
हाथ पर काम करने वाला वो कारागिर था। मतलब अगर उनको उससे कुछ काम करवा के लेना है तो मजदूर देने की कोई जरूरत नहीं, या फिर धन्य पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, बस भर पेट खाना दे दो या फिर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे दो, बस पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिरचन को लोग चतुर समझते थे। मतलब तली हुई तरकारी, मलाई वाला दूध और दही की कड़ी, ऐसे ऐसे पकवान बनाओ कि वो उसकी सुगंध सूंघकर पीछे पीछे तुम हिलाता चला आएगा और तभी तुम्हारा काम होगा। मतलब लोगों को लगता था अगर खाने में चिकनाई खत्म तो उसके काम की चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर चला जाता था। कभी कभी कहता था कि मेरे अधर पाली में दर्द हो रहा है। अधर पाली मतलब आधे सिर में जब दर्द होता है तो उसको अधर पाली बोलते हैं। अधर पाली में दर्द हो रहा है, कभी मतलब कल आके मैं पूरा कर दूंगा। कल माने उसका वो दिन कभी भी नहीं आता था। भूल जाओ कि अभी वो रिटर्न आएगा और तुम्हारा जो आधा अधूरा उसने काम रखा था वो कंप्लीट कर देगा। तो बिना मजदूरी काम करने वाला कारागिर था। उसको दूध में बनी हुई मिठाई ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको बाद में झलावा बिल्कुल पसंद नहीं करता था। झला मतलब तीखापन। अगर तुम उसको गुस्से से कुछ बोलोगे या फिर उसको टॉन्ट मारोगे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो क्या करता था, मोती घास और पटक की रंगीन शीतल पाटी, मोती घास और पटल से वो शीतल पाटी मतलब चटाई बनाता था। बांस की तिलों की झिलमिलाती चीक, झिलमिलाती मतलब जो शाइन करती वो चीक पर्दा बनाता था। सतरंगी डोर के मोढ़े मतलब बैंड पीस, इसको तीपा या फिर स्टूल भी कहा सकते हैं, वो बनाता था। फिर भूसी मतलब टरफल, मतलब हम कभी सिंगदाना खाते या फिर चना खाते तो उसका वो टरफल होता है, कचरा होता है, वो रखने के डालने के लिए या फिर चुनरी लटकाने के लिए वो एक मूछ जैसे तृण मतलब घास का ही प्रकार होता है, तो उसको घास के प्रकार से जालियां बनाता था जिसमें हम चुन्नी या फिर वो भुना भूसी डाल सके। टरफल बड़े बड़े जाले बनाता था वो रस्सी के। फिर हलवाओं के लिए ताल के पत्तों से वो छतरी या फिर टोपी बनाता था। इस तरह से बहुत से काम थे गांव में कि उसके अलावा किसी को आते नहीं थे वो काम, सिर्फ वही एक आदमी था वो ऐसे पारंपरिक काम करता था। पर अभी क्या हुआ था, ट्रेंड खत्म होता है। मैंने बोला था कि एक समय के लिए एक चीज ट्रेंड में होती है तो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो एक समय ऐसा था कि गाँव वालों को उसके जो काम थे वो बहुत अच्छे लगते थे, उसको पैसा मिलता था, उसका आदर सत्कार भी किया जाता था। पर एक समय ऐसा आया था कि गाँव वाले उस काम को बेकाम समझते थे। बेकाम मतलब पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और धन देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको काम करवा कर ले लो, भरपेट खाना दे दो और काम होने के बाद एक आध पुराना घना कपड़ा दे दो, उतना ही। पैसा देना जरूरी नहीं है, ऐसा वो लोगों की भी सोच हो गई थी। फिर वो जो लोग होते हैं कारागिर, वो भी कुछ नहीं बोलते थे, ऐसा उनको लगता था। पर जो सिरचन था वो बात करने में भी कारागिर था, मतलब जैसे वो काम करता था उसमें वो कारागिर था ही। पर अगर उसको कुछ बोलेगा, कोई टॉन्ट मारेगा, फिर उसके ऊपर गुस्सा करेगा या फिर उसको अपशब्द बोलेगा तो वो बात करने में भी बहुत अच्छा कारागिर था। एक बार क्या हुआ था कि वो भज्जू महाजन के पास एकदम पटेल करने के लिए गया था। पटेल मतलब चटाई बनाने के लिए गया था। तो फिर उसने देखा और वो गुस्सा हो गया, तो उसकी वो बात मतलब उसने कुछ बोला तो उसकी जो बात थी वो भज्जू महाजन की छोटी लड़की ने सुन ली, तो तिलमिला उठी मतलब गुस्सा हो जाना, वो गुस्सा हो गई। ठहरो मैं अभी माँ को जाकर सब बता दूंगी, इतनी बड़ी बात तुमने कही कैसे? तो फिर वो शांति से बोला कि हाँ बेटी, इतनी बड़ी बात तो है ही, तुम बड़े लोग, तुम्हारी बात ही बड़ी होती है, सिर्फ बड़ी बातें करना ही तुम लोगों को आता है, नहीं तो 2-3 पटर के लिए काम जो होता है उसके लिए सिर्फ कोई खेसारी का सेतु मतलब जो दाल का आटा है उसको भुनना मतलब सिर्फ वो पैन पर फ्राई करते, तो उसको खेसारी का सेतु कोई देता है भला? ये तो सब तुम मतलब ये जो बातें हैं वो तुम सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें। इस बारे में छोटी बहन मतलब अब क्या हो गया था, जो लेखक की छोटी बहन थी वो पहली बार ही ससुराल जाने वाली थी। उनका नाम था मामू। फर्स्ट ही टाइम वो ससुराल जाने वाली थी और उसका जो दूल्हा था उसने पहले ही चेतावनी दी दी थी उसकी बड़ी भाभी को कि मामू के साथ अगर मिठाई का पटेरा या फिर टोकरी जो होती है जिसमें मिठाई भरी हुई होती है वो ना आए तो चलेगा, लेकिन मामू के साथ शीतल पाटी आनी चाहिए और पर्दे की 3 जोड़े पर्दे के और 2 शीतल पाटी तो आनी ही चाहिए।
नहीं तो मानो मतलब समझ जाओ कि वो उसको रिटर्न भेज देगा। तो भाभी ने इसका जवाब दिया था कि बेरंग वापस, मतलब कोई बात नहीं, रिटर्न कर देना अगर आपके पास 2-3 पर्दे के जोड़ और 2 शीतलपाटी नहीं आई तो, शीतलपाटी की 2 जोड़। तो मानू दीदी के जो पति थे उनको वो चीजें चाहिए थी, 3 जोड़ी पर्दा, ठीक मतलब पर्दा 2 शीतलपाटी। तो इसलिए लेखक की माँ ने सृजन को 1 हफ्ता पहले ही तैनात कर दिया था सब काम में। तैनात करना मतलब काम में नियुक्त करना। फिर वो बोले थे कि तूने ये सब काम मेरा कर दिया तो तेरे को मैं एक मोहर छाप वाली धोती दूंगी, तो तुम मेरा काम कर दे देना। तो मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले सिर्फ देखते रह जाए। ऐसे उनको पर्दा और शीतलपाटी चाहिए थी। तो वो जो सृजन था वो 5 जैसी पतली छुरी और बांस की तिलिया, बांस की तिलिया मतलब जो बांस का पौधा होता है, फिर लकड़ी होती है, उसको तीली में छोटे छोटे काट कर वो तिलिया और कमानियों को चकनाते हुआ सृजन काम में जुट गया, काम में लगा रहा। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर, झब्बे मतलब एक गुच्छा होता है, फिर खुंटी होती है जिसमें वो डाल सके सुतलियां बारीक बारीक, झब्बे डालकर वो चिकनी बुनने में बैठ गया। चीक बुनने में बैठ गया मतलब पर्दा बनाने के लिए वो बैठ गया। तो 1.5 हाथ की जो उसने कारीगरी कही थी, या फिर जो 1.5 हाथ का उसने काम किया था, 1.5 हाथ मतलब 1.5 हैंड, तो उसने काम किया था इतना इधर लगभग 1.5 इतना इतना उसने काम किया था। तो काम देखकर ही लोग समझ गए थे कि बहुत अच्छी कुछ फैशनेबल चीज बनने वाली है पर्दे में। तो बहुत मतलब सबको एक उत्सुकता थी कि क्या बनाने वाला है। तो जो मछली भाभी थी लेखक की, उसे रहा नहीं गया, वो पर्दे के आड़ से बोली, मुझे पता था कि अगर मोहर छाप की धोती देने से इतना अच्छा तुम पर्दा बनाते हो या फिर अच्छा इतना काम होता है तो मैं भैया को पहले ही बता देती। तो सृजन तो था वो काम में व्यस्त था, और उसके काम में वो बात पड़ी। तो फिर उसने बोला कि बहू की मोहर छाप वाली धोती से भी ऐसा काम नहीं बनता। जो मानव दीदी है वो काकी की सबसे छोटी बहू है, सॉरी छोटी बेटी है, और उसका जो पति है वो अफसर है, इसलिए। तो फिर वो चुप हो गई, उसका मुंह लटक गया। तो मजदी बाबू का मुंह लटक गया। तो फिर वो चाची मतलब जो चाची थी वो फुसफुसाने लगी, मतलब बड़बड़ाने लगी, किससे बात कर रही है, इसको कोई मोहर छाप वाली धोती नहीं मिलने वाली है, सिर्फ मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू मतलब जो नॉर्मल हमारा लड्डू होता है वही होता है, पर उसमें मूंग के आटे का यूज किया जाता है। तो मूंगिया लड्डू मिलेगा, बेटी की विदाई के वक्त हर समय वही मिलने वाला है, ऐसा उसने बोल दिया। दूसरे दिन जो था वो चीक मतलब पर्दे का एक पाती मतलब पंक्ति, एक साइड उसने थोड़ा सा किया था। तो उसमें उसने 7 रंग के तारे झिलमिलाए होते, मतलब इतना उसने अच्छा काम किया था कि वो देखकर सब चौंक गए थे, सिर्फ चकित रह गए थे। और जब वो काम करता था तो उसको खान पान भी कुछ सुध नहीं रहती थी, मतलब काम में उतना वो मग्न रहता था या फिर उतना वो तन्मय था कि उसको खाने पीने के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। तो क्या हुआ था, वो उस सुतली में फंदे डाल रहा था। तो जो मजली भाभी थी उसने सृजन के मतलब सृजन को सुबह का कलेवा दिया। कलेवा मतलब सुबह का जो जलपान होता है फिर जो नाश्ता होता है वो दिया। तो उसमें चिवड़ा था और गुड़ था। चिवड़ा मतलब उस सूप में चिवड़ा और गुड़ था। चिवड़ा मतलब चावल और गुड़ मतलब गुड़ नॉर्मल तो था। तो देखते ही सृजन की नाक की भौहें चढ़ उठी, मतलब उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। तो फिर वो देखते ही लेखक समझ गए थे कि सृजन को बुरा लगा है। तो उसने अपने माँ से जाकर पूछा कि आज सृजन को नाश्ता किसने दिया। तो माँ ने बोला कि मछली बहू। तो बोला हो गया सत्यानाश, कि उसको खाने पीने में मतलब ऐसे लगता था लोगों की वो चटोर है, इसलिए उसको लगा था कि अभी काम नहीं करेगा ये। फिर सृजन मतलब जो माँ थी लेखक की, उसने मछली बहू को कहा कि सृजन को बूंदिया क्यों नहीं दी तूने। तो सृजन के मुंह में चावल थे तो उसने कहा कि मैं बूंदिया बिंदिया नहीं खाता, काकी रहने दो। फिर लेखक बोलते कि जब मैंने देखा तो उस सूप में चावल खत्म था, चिवड़ा खत्म था, लेकिन जो गुड़ था वो एक किनारे अछूता था। और माँ ने उनके कहा था कि चिवड़ा सॉरी बूंदिया दे दो, इसलिए उस मछली भाभी ने उस सूप में जाकर बूंदिया फेंक दिए थे। अच्छे से दिए नहीं थे, परोसे नहीं थे। तो उसको गुस्सा आ गया फिर सृजन को, देने का भी एक सही तरीका होता है ना। तो फिर वो गुस्से में मतलब वो बोला टॉन्ट मारते हुए कि मछली बहू, जब तुम्हारे घर से भी मिठाइयाँ आती है तो तुम भी इसी तरह हाथ फैलाकर सबको बांटती हो क्या। तो ये सुनने के बाद उसको रोना ही आ गया। फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लग गई। तो उसको देखकर उसकी जो सास थी वो चली गई उसके कमरे में। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा उसको कहाँ कह दिया। तो वो बोले कि जो सृजन है उसको अपना काम करना चाहिए, वो
किसी मतलब किसी के मायके या फिर ससुराल के बारे में क्यों बातें करते हैं? मायके वर्ड यूज किया कि नेहर, नेहर मतलब मायका लड़की का, उसको नहीं करनी चाहिए बात। और जो मछली बहू थी वो लेखक की माँ की, लेखक की जो माँ थी उसकी फेवरेट बहू थी, दुलारी बहू थी, प्यारी बहू थी। तो जब उनको पता चला कि सिलचन उनमें थोड़ा सी बात होती हुई है, मतलब बातचीत हुई है जिससे वो रोने लगे, तो वो तिम्मी बहू थी, वो भी क्रोधित हो गई और बाहर आकर बोली कि सिलचन तुमको काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहू से बात को दी, मतलब बहू से बातचीत करने की तुम्हें क्या जरूरत है? तो जिस चीज की जरूरत है वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी, बहू से बातचीत मत करो। तो ये सब सुनने के बाद सिलचन का मुंह तो लाल हो गया था गुस्से से, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप उसने मुंडी नीचे की और अपना को पर्दा बनाने में मग्न हो गया। और उसके बाद थोड़े समय के बाद जो मानू थी वो पान सजा कर बैठक खाना में भेज रही थी। बैठक खाना मतलब लिविंग रूम, उसमें वो पान सजा कर भेज रही थी। चुपके से उसने पान का एक जो होता है बीड़ा, बीड़ा मतलब जिसमें सारे मसाले डाले होते हैं और फिर उसको फोल्ड करके रखते तो उसको बीड़ा होता है, जो बीड़ा था वो उसने सिरचन को दे दिया और इधर उधर देखकर बोली कि सिरचन दादा कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, पर तुम कुछ कान पर मत लो, मतलब तुम कुछ दिल को बुरा मत लगा के लेना, कामकाज की वजह से वो परेशान होकर ऐसी बातें करते हैं। तो सिरचन ने मुस्कुराकर पान जो था वो खाया। तो चाची ने अपने उसी टाइम जब वो उसको पान दे रही थी, उसी टाइम जो चाची थी वो अपने कमरे से निकल रही थी और उसने देखा कि सिरचन पान खा रहा है, तो वो चकित हो गई और उसने पूछा, फिर चाची ने मतलब उस आश्चर्य से देखने लगे उसको, मतलब आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगी सिरचन को। तो सिरचन ने कहा कि चाची अपनी डिबिया में से वो गम कौवा और जर्दा खिलाना, तो गम कौवा मतलब सुगंधित और जर्दा मतलब तंबाकू, जर्दा मतलब तंबाकू खिलाना, तो बहुत दिन हुए खाया नहीं, ऐसा उसने बोला। तो चाची को तो पहले ही उस पर गुस्सा आता था, उसके ऊपर क्रोधित रहती थी और उसको एक मौका चाहिए था चाची को कि अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल सके। तो फिर क्या हुआ, उसको एक सही टाइम मिला था या फिर सही मौका मिला था अपना गुस्सा उतारने के लिए। तो झनक उठी, मतलब गुस्सा हो गई कि तुम्हारी बड़ी हुई जीप को आग लगे, मतलब जो तुम बोल रहे हो कुछ बहुत कुछ, उसको आग लगे तुम्हारी जीप को। घर में तुम्हारे घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो क्या तुम? और चतुर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, लेखक बोलते हैं कि मतलब जो चाची ने उनको बहुत सुनाया कि तुम घर में भी पान गम कौवा और जर्दा खाते हो, तुम्हारी जीप को आग लगे, बहुत कुछ सुनाने लगी। तो लेखक को जो था वो उनको डर आने लगा दिल में, उन्होंने कहा मेरा दिल धड़क उठा कि हो गया सत्यानाश, उनको लगा कि अभी हो गया सब खत्म। तो सिरचन की ओर देख रहे थे, उन्होंने देखा कि जैसे सिरचन उस पर्दे में सुतलियां डालता था उसी प्रकार की सुतलियां उसके हाथ में पड़ गई, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, जैसे चाची ने उसको ये सब सुना दी बातें। और मानो कुछ देर बाद वो चुपचाप बैठा था, कुछ देर शांति से बैठा था, बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बैठा रहा। फिर एक टाइम पे उठा, अपने पीछे साइड गया और जो पिक था पान का, जो खाने के बाद जो मुंह में जमा होता है पिक, वो उसमें थूक आया। उसके बाद उसने जो सारी सामग्री थी अपनी, जो छुरी पतली सी, फिर कमानिया, फिर वो सुतली, वो सब उसने इकट्ठा की संभाल कर और अपने बैग में डाला और चला गया अपने घर। हनहनता मतलब बड़बड़ता हुआ वो चला जा रहा था, मुंह में वो बड़बड़ रहा था। तो मानो कुछ बोली नहीं उसको, मानो सिर्फ उसकी ओर देखती रह गई कि वो चला जा रहा है। माँ बोली, जो लेखक की माँ थी वो बोली जाने दे बेटी, हम मेले में से खरीद लेंगे और भेज देंगे, तो चिंता मत कर, मेले से खरीद लेते हैं। फिर वो जो लेखक थे वो सिरचन के पीछे पीछे गए उनको मनाने के लिए। तो देखा कि जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जो सिरचन है वो फटी चटाई पर लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तो जैसे सिरचन ने उस लेखक को देखा तो बोला कि बाबूजी अब नहीं, अब मैं आपके घर में काम नहीं करूंगा, मोहर छपरी धोती मिले या ना मिले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब आपके घर में काम नहीं करूंगा। और जो मोहर छपरी धोती है उसको लेकर पहनेगा कौन? मैं तो भला ऐसा ही रहता हूँ, खाना मिले 2 वक्त का तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। फिर वो बोलता है कि जो मेरी बीवी थी ससुरी खुद मरी और अपने साथ बेटियों को भी लेकर गई, इसलिए मेरा आज ये हाल है। अगर आज वो होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। यही मेरा दुर्भाग्य है कि वो आज मेरे साथ नहीं है। और जो शीतल पाटी जो थी, जो चटाई थी उसके ऊपर वो लेटे थे, जो चटाई थी उनकी बीवी ने बनाई थी,
इसलिए उन्होंने आज तक उसको संभाल के रखा था। उस चित्रपाटी को छूकर उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं यह काम नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। गांव भर में वो जो हवेली में जो लेखक थे, उस हवेली में उनका आदर किया जाता था, कदर की जाती थी। पर अब वैसा कुछ नहीं था। तो उनको पता चल गया था लेखक को कि जो कारागिर है उसके मन को ठेस पहुंच गई है और वो अब कभी फिर से वो काम नहीं करेगा या फिर काम करने के लिए राजी भी नहीं होगा। इसलिए वो हताश होकर, निराश होकर अपनी हवेली लौट गए चुपचाप, बिना कुछ कहे। फिर उसको फिर जो उनकी बड़ी भाभी थी, उस अधूरा जो चिक था, पौधा था, उसको रंगने में और उसकी जो सुतलियां जो थी वो उसमें उलझाने में लग गई, उसको पूरा करने की कोशिश करने लगी। और उन्होंने जो किया कंप्लीट, तो वो थोड़ा अनुचित भी नहीं लग रहा था, मतलब ठीक ठाक तो लग रहा था उन्होंने कंप्लीट किया हुआ। तो मानो कुछ नहीं बोली, तो लेखक बोले कि बिचारी, किंतु अब आप इस पर्दे को भी छुपा दो, नहीं तो इसको भी चाची और या फिर वो मजली भाभी की नजर लग जाएगी, उनको ये भी देखा नहीं जाएगा किसी का अच्छा। तो जो लेखक थे, कुछ समय मतलब कुछ दिनों के बाद मानू को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने चले गए, जाने वाले थे, उसके ससुराल जाने वाले थे छोड़ने के लिए। तो स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा उन्होंने कि मानू बड़े जतन से, मतलब बड़े प्यार से उस अधूरी चिक को मोड़कर लेके जा रही थी, उसकी यादें थी उसके साथ। तो मन ही मन उनको गुस्सा है सचिन के ऊपर, और वो बोलते कि एक टाइम ऐसा है कि उनको भी लगा कि मैं काकी के सुर में सुर मिलाकर, मतलब जैसे काकी उसको बोलती थी मुफ्त, चटोर, कामचोर, वैसे मैं भी उसको बड़बड़ाऊं, ऐसा मेरा दिल कर रहा था। फिर वो गाड़ी आई सामने प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने गाड़ी आई, तो गाड़ी में सामान चढ़ाया, तो दरवाजा बंद कर रहे थे। वैसे उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म में सिरचन तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें बोला कि बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा उनको, सिरचन ने उस दरवाजे के पास आया, उनको पुकारा कि बबुआ जी। तो फिर लेखक को तो गुस्सा आया था, तो फिर उन्होंने झटकाते हुए स्वर में पूछा कि क्या है। तो फिर वो बोला कि सिरचन ने पीठ पर पहले से बोझा लेके आया था। तो सिरचन ने अपनी पीठ पर जो लदा हुआ बोझा था वो उतारा और फिर बोला कि दौड़ता हुआ आया हूँ, थोड़े दरवाजा तो खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, मुझे एक बार उनको आखिर देखना है। तो फिर उन्होंने लेखक ने दरवाजा खोल दिया। तो मानो दीदी बोले सिरचन दादा। मानो इतना ही बोल सकी। तो फिर खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने कहा, हकला तो एक हकली, वो दौड़ के आ रहे थे ना, तो हकला रहे थे कि यह मेरी ओर से आपके लिए कुछ चीजें है। तो उसमें उन्होंने दीदी के लिए, मानो दीदी के लिए शीतल पार्टी बनाई थी, एक जोड़ी और एक जोड़ी चीक और एक जोड़ी आसनी कुश। आसनी कुश क्या होता है, ये जो कुश है वो बैठने के लिए यूज करते, कब तो जो धार्मिक काम करते, पूजा मतलब जो कब करते हैं तब धार्मिक कार्यों में इसका यूज किया जाता है, आसनी कुश। वह सब सामान उन्होंने बनाया था उनके लिए, उन्होंने दे दिया। फिर गाड़ी चल पड़ी। तो मानो जो थी वो मोहर छाप वाली धोती के दाम निकलकर उनको देने वाली थी। तो उन्होंने कहा, मतलब दांत उन्होंने ऐसे बंद कर दिए, जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ कि नहीं बाबा, मुझे मोहर छाप वाली धोती की दाम नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया था मानो दीदी के लिए, वो अपने प्यार के लिए, मतलब एक प्यार होता है अपने प्रियजनों के लिए, उस प्यार की वजह से उन्होंने उनके लिए एक पर्दा, आसनी कुश और वो शीतल पाटी चटाई बनाई थी। पैसे के खातिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर कहते हैं। फिर जब मानो मतलब वो सब देखने के बाद मानो को थोड़ा इमोशनल हो गई और वो रोने लगी फुट कर। और जो लेखक थे वो बंडल खोलकर देख रहे थे, तो उसके अंदर उसने कैसी कारीगिरी की है। तो लेखक बोलते कि ऐसी कारीगिरी, ऐसा बारीक काम और रंगीन सुतलों के फंदों का ऐसा काम उन्होंने पहली बार अपने आयुष्य में देखा था और अपने जीवन में। मतलब उसने जो काम किया था वो अद्भुत था, अविस्मरणीय। और मतलब सब लोग उसको देखते रहे। उसने पर्दा बनाया था, वो चटाई बनाई थी और उस आसनी कुश। लेखक ने ऐसा काम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो क्या है कि जो लेखक के अपने ठेस के फनीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने इस पाठ से बताया कि हर एक चीज एक ट्रेंड में रहती है, तब तक उसको आदर सत्कार मिलता है, और जब वो ट्रेंड में निकल जाती है तो उसको वैसे कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे फैशन के मामले में बहुत होता है, कोई चीज फैशन में होती है तो उसका उस टाइम में बहुत डिमांड होती है, बहुत प्राइस हाई होती है। अगर फैशन चली तो उस कपड़े को या फिर उस फैशन को कोई पूछता भी नहीं है। वैसे कारागिर की बारे में भी होता है। पहले क्या होता था, मतलब भारत स्वतंत्र होने से पहले हमारा जो भारत था उतना वो वेल डेवलप नहीं था, तो हर एक चीज थी वो कैसे बनती थी, हाथ से बनती थी।
मतलब अगर किसान खेती कर रहा है, कुम्हार मटका बना रहा है, तो वो आपस में बार्टर सिस्टम यूज करते थे। किसान धान देता था और कुम्हार उसके बदले में मटका देता था। और फिर हमारे गांव में भी अभी भी है कि जो बाल काटते हैं ना, वो गांव में हर एक साल में महीने में एक बार चक्कर मारते हैं पूरे वाड़ी में। वाड़ी मतलब जिधर हम रहते हैं कि उसमें चक्कर मारते हैं। तो फिर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम हमारे साल भर में बाल कट करोगे तो हम तुमको साल के एंड में इतना पैसा देंगे या फिर धान देंगे। वो अभी भी किसी किसी गांव में चलता है। या फिर पहले कैसे होता था, मतलब तुम मुझे धान दे दो तो मैं तुमको टेबल बना के दूंगा। ऐसे हमारे इंडिया में बार्टर सिस्टम चलती थी। पर जब ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने कंपनीज खोली। जो लोग हाथ से काम करने में उनको कम मतलब समय लगता था, 7 दिन 4 दिन, वो चीजें मशीन पर एक एक दिन में बनने लगी। इसलिए जो हाथ से काम करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर बहुत बुरे दिन आ गए थे। कोई उनकी चीजें लेता नहीं था, क्योंकि जब मशीन से चीज बनती थी तो बहुत कम समय में बनती थी, इसलिए उसकी प्राइस भी लो होती थी। और जो कारीगर हाथ से बनाते थे चीजें, उनकी प्राइस भी हाई होती थी। इसलिए उस समय के जो कारीगर थे उनके ऊपर बहुत बेकार दिन आ गए थे खाने पीने के मामले में। तो उस समय मतलब उस वजह से हमारे जो कारीगर थे वो नष्ट हो गए। अभी कोई इतना नहीं होता कि अपने हाथ से कुछ बनाए, बहुत कम लोग होते वो आज भी उस कार्य में है या फिर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं। तो उन्होंने इस बात से ये बताने की कोशिश की कि हमको बात करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे, या फिर हमको किसी से ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए कि उसको बुरा लगे। हर एक की जो फीलिंग्स होती है, फिर जो भावना होती है, उसको हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। फर्स्ट है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए। संदर्भ कंप्लीट करना है, मतलब डायग्राम कंप्लीट करना है। पूछा क्या कि सिंचन को आने वाले काम, तो जो सिंचन था उसको कौन कौन से काम आते थे। तो जो सिंचन था वो क्या करता था, मोती से और पटेल से रंगीन चीक बनाता था, शीतलपाटी बनाता था, और फिर सतरंगी डोर के मोड़ बनाना। मोड़ मतलब वो तीपाई स्टूल टाइप होता है, बेंड पीस। और फिर बांस की तिलों की झिलमिलाती चीक बनाना, चीक मतलब पर्दा। फिर भूसी चुन्नी रखने के लिए मूछ बनाता था, मूछ से बनाता था। मूछ एक तृण मतलब घास का प्रकार है, उससे वो टरफल मतलब कचरा या फिर चुन्नी, चुन्नी मतलब जो हम ओढ़ने लेते नॉर्मली, वो सब लटकाने के लिए इसे डोरी से वो रस्सी से बनाता था, घास की रस्सी से। और फिर वो एक ताल की पत्तियों से हलवाओं के लिए छतरी और टोपी भी बनाता था। मतलब ये सारे जो काम थे वो सब उसको आते थे। तो उसको ही कहते थे कि मोती, घास और पटेल की रंगीन शीतलपाटी बनाता था। शीतलपाटी मतलब बैठने के लिए आसन। फिर कि बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक बनाता था, चीक मतलब पर्दा। फिर सतरंगी डोर के मोड़े बनाना, मोड़े मतलब टीपाई स्टूल की तरह होता है वो। फिर भूसी चुन्नी रखने के लिए मूछ की रस्सी की जाले बनाना, मूछ की जो रस्सी बनाता है उसके जाले बनाता था। भूसी मतलब टरफल, कचरा, सेकाने का जो कचरा होता है टरफल, उसको ऊपर का जो भाग होता है ना, सिर्फ चने के ऊपर जो राउंड राउंड होता है ना, उसको टरफल बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट डायग्राम की सिंचन का मेहनताना, मतलब जो उसको काम करता था उस काम के बदले में उसको क्या मिलता था, तो पेट भर खाना मिलता था और एक हर पुराना धुराना कपड़ा। उसमें भी उसको कुछ पैसे नहीं दिए जाते थे, या फिर धान भी दिया जाता था महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए उसकी मजदूरी के हिसाब से। उसको सिर्फ 2 वक्त का पेट भर खाना मिलता था और एक हर पुराना धुराना कपड़े में दे देते थे। फिर नेक्स्ट है मानव को उपहार में मिला। तो मानव को उपहार क्या दिया था सिंचन ने जब वो अपने ससुराल जा रही थी पहली बार, तो उसने उसको शीतलपाटी दी थी, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी मिला था। चीक मतलब एक जोड़ी, चीक मतलब एक जोड़ी पर्दा दिया था उसको, और एक कुश की जोड़ी का आसन। कुश मतलब वो आसन जो हम धार्मिक कार्यों के समय में यूज करते, मतलब अगर तुम पूजा पाठ कर रहे हो तो वो आसन यूज किया जाता है बैठने के लिए, कुश का आसन। मतलब वही 2 चीजें मानव जी को उपहार में मिली थी। किससे मिली थी, तो सिंचन ने दी थी जब वो अपने ससुराल जा रही थी। तो नेक्स्ट है डायग्राम, सिंचन को लोग क्या क्या कहते थे। सिंचन को लोग मुफ्तखोर बोलते थे, मतलब मुफ्त में खाना खाने वाला। कामचोर बोलते थे, चटोर बोलते थे, मतलब जिसको सिर्फ खाने में जितने चाहिए, तो वो सिर्फ आप नाम लिख सकते, कोई भी दो, तुमने 2 लिख दे हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि वाक्यों को उचित क्रम से लगाकर लिखिए। तो उसमें आपको जो वाक्य है, जो मैंने सेंटेंस दिया, उसको एक ऑर्डर से लगाना है। तो वो ऑर्डर से आप लगाओगे और उसको लगाने से पहले सिर्फ आप नंबर्स मत डालना उधर,
मतलब जो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, पर कई बार मैंने पेपर चेक किया था, उसमें बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन लिखा था और वो सीक्वेंस से लगाना था, क्रम से उचित घटना के अनुसार, तो उन्होंने उधर नंबर डाला था और 1 2 या फिर ABC, तो वैसे रॉन्ग होता है। फिर से लिखना होता है, मतलब आपको पूरा सेंटेंस प्रॉपर फिर से लिखना होता है और एक के बाद एक जो घटना होती है उस हिसाब से सेंटेंस लिखना होता है, उस पर नंबर नहीं डालते। तो जो है कि सातों तारे मन पड़ गए, ए मेरी और से है, सब चीजें ही दीदी, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगौर समझते हैं। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मतलब जो 4 सेंटेंस है वो आप उचित क्रम से लगाएंगे। फिर एक स्वमत है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके पर एक विचार पर अपने विचार व्यक्त करने इस लाइन के ऊपर। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है हमारी, तो उसमें कला का एक विशेष महत्व है, मतलब जो हम देखेंगे कि पुरातन में जो एक शैली थी या फिर जो घर बांधने की परंपरा थी, या जो वो भी बांधा ताजमहल, हाँ ताजमहल जो बांधा था जिस कारीगरों ने, उनके हाथ उसने काट दिए थे। क्यों? कि उसकी जैसे फिर से कोई मतलब बांध ना दे, सेम टू सेम, इस वजह से उस राजा ने उन कारीगरों के हाथ काट दिए थे। उतनी हमारी जो कला थी वो मतलब बहुत अच्छी थी। फिर कारीगरी में हर एक चीज आती है, जैसे कि हस्तकला, चित्रकला, फिर गायन, वादन, अभिनय, नृत्य, हर एक जो चीज है वो सब कला में आती है। तो अगर आप जाओगे मतलब बहुत गांव में या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वैसी जगह आज भी जो परंपरा है वो आज भी स्थानीय है, मतलब उस जगह में आज भी वो परंपरा दिखाई देती है। अगर हम गांव में जाते हैं तो हमारे गांव में जो प्राचीन संगीत नृत्य होते थे वो आज भी पूजा के समय होते हैं, मतलब साल में सब एक बार आते हैं गांव में। जो प्राचीन लोग फॉलो करते थे वो परंपरा, वो आज भी परंपरा फॉलो की जाती है। सब लोग वो प्राचीन नृत्य एक साथ नाचते, गाना गाना वो सब चलता है आज भी बहुत सारे गाँवों में। तो फिर वो सब नाच नृत्य, फिर आज के लोग क्या करते थे कि हस्तकला से क्या करते थे, घर की सिंपल चीजों से या फिर सिंपल औजार से, टूल्स से ऐसी चीजें बनाते थे जिसको डेकोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है या फिर कुछ काम आसान करने के लिए भी यूज किए जाते थे। तो आज वो जो जैसे कि हमारे मतलब जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर भौतिकवाद या फिर जो परिवर्तन होता है समय समय से, या फिर पश्चिमीकरण, मतलब हम वेस्टर्न लोगों में बहुत मिलने लगे हैं, हम हमारी परंपरा भूलकर उनको फॉलो करते हैं। तो उस सब चीज के कारण जो हमारी भारतीय परंपरा है वो नष्ट होने के कगार पर है, कि धीरे धीरे वो सब नष्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसलिए जिस कला को या फिर कलाकार को जो आदर मिलना चाहिए, फिर जो सत्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, हम उसको वो देते नहीं है। और उसी के कारण जो एक कला है या फिर जो कारीगरी करते हैं वो सब नष्ट होने के कगार पर है। एक दिन में ऐसा आएगा कि कोई इसे काम करेगा ही नहीं। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि हम हर एक को उसका सम्मान देते, या फिर जो स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को जब वो छोटे होते तो उनको ऐसे काम करना सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों में जो मतलब उनके अंदर कौन सी कला है क्या, या फिर वो क्या काम कर सकते हैं उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आसान तरीका होता है। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। स्कूल में अगर वो ले लेंगे एक एक्स्ट्रा पीरियड जिसमें बच्चों को कुछ चीजें बनाना सिखाई जाए, या फिर ऐसा नॉलेज दे दिया जाए कि उससे वो कुछ कर सके, तो बहुत आसान होगा कि ऐसे चीजों को मतलब जो कला है उसको अभी भी रखना पॉसिबल हो जाएगा। वो प्रॉपर नष्ट नहीं होगी अगर हम बच्चों को स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाए कि कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें। तो हर एक छोटा सा स्टेप हम उठाएंगे तो बहुत मदद हो जाएगी कि वो कला वास्तविकता में या फिर उसका अस्तित्व टिकाने में हमारी मदद हो जाएगी। तो उसके ऊपर आपके विचार लिखने के, आपको क्या लगता है कि कैसे हम उस कला को आज भी जीवित रख सकते हैं या फिर उसका अस्तित्व टिकाए रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। फिर कौन कौन सी प्राचीन कलाएं थी जो अभी नष्ट होने मतलब नष्ट हो गई है, फिर नष्ट होने की कगार पर है, उसके ऊपर आपको अपने खुद के ओपिनियंस लिखने हैं।